जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज हम लेक्चर थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर थर्ड में हम क्या देखने वाले हैं? हम अहर कल्चर के बारे में देखने वाले हैं या इसको हम गेलुंड सभ्यता भी कह सकते हैं। तो देखिए मेरे काफी जो बालक बालिकाएं हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सभ्यता क्या होता है, यानी कि सिविलाइजेशन क्या होता है, या कल्चर क्या होता है, यानी कि संस्कृति क्या होती है, राइट। आइए पहले उसमें चर्चा कर लेते हैं, राइट, कि एक डिफरेंस क्या है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कल्चर, राइट, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिविलाइजेशन। कल्चर एक तरफ, सिविलाइजेशन एक तरफ। एक बार इसकी इंक चेक कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, माफ कीजिएगा। ठीक है। देखिए कल्चर क्या होता है? कल्चर में आपका मैटर करता है वो है प्लेजर और सेटिस्फेक्शन। यानी कि यहाँ पर आपको आनंद प्राप्त होता है। अब जिस भी, जैसे हमारा प्लेजर के लिए या हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा तो हमारा रिलीजन होता है। ठीक है, रिलीजन, जब हम रिलीजन को समझते हैं, रिलीजन को जुड़े हुए जो भी रिचुअल्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं, तो हमें एक प्लेजर या एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट। जैसे इसमें आप म्यूजिक डाल सकते हैं। आप जानते ही हैं म्यूजिक जो है वो एक पेन रिलीवर भी माना जाता है, यानी कि वो एक तरह का आनंद प्राप्त करवाता है, यानी कि प्लेजर देता है आपको, सेटिस्फेक्शन देता है आपको। वैसे ही आपका डांस हो गया, राइट, और वैसे ही आपका लिटरेचर हो गया, साहित्य हो गया। जैसे बहुत सारे राइटर्स होते हैं, वो अपने विचारों को लिखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एक प्लेजर मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। माफ कीजिएगा। वैसे ही इसमें और बातें भी हैं। और सिविलाइजेशन क्या है? देखिए सिविलाइजेशन जो है, इसमें हम किस-किस को शामिल करेंगे? जैसे कल्चर में तो मैंने इन सबको शामिल किया जिससे मुझे प्लेज़र और सैटिस्फैक्शन मिला है। सिविलाइजेशन में जो रखा जाता है, वो रखा जाता है ज़्यादातर ऐसे उपकरण उपकरण जिससे कहीं न कहीं हम विकसित होते हैं। क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। अर्थात जैसे मैं अगर बात करूँ तकनीक की, जिसमें आप क्या करते हैं, कहीं न कहीं नए-नए उपकरण बनाते हैं, तकनीक। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है, इसमें क्या-क्या आएगा? जैसे आप इसमें टाइपराइटर रख सकते हैं। फिर टाइपराइटर के बाद हमें कहीं न कहीं कंप्यूटर मिला। फिर आज के ज़माने में आपको पता है जो हमारी मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सारे के सारे, ये जो जो भी उपकरण आपको दिख रहे हैं, ये किस पे निर्भर हैं? तकनीक पे। तो सिविलाइज़ेशन पे ये डिपेंड करता है कि हमारी तकनीक कैसी है, राइट? तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट इसका जो हमारा हमने देखना है, डिफरेंस क्या है, राइट? वो हम देखेंगे। अब कल्चर की साइड पे मैं लिखूँगा, इस वाले की साइड कल्चर है, तो कल्चर में हमें दिखता है कि यहाँ पर हमें क्या दिखेगा कि इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही एंड है, यानी कि ये अपने में ही पूरा है, ठीक है? क्या आप धर्म को कौन कितना धार्मिक है, क्या मेज़र कर सकते हैं उसको? ये तो इमोशंस हैं, राइट? इसको मेज़र करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि ये अपने में ही एक अंत है, राइट? और यहाँ पर अगर मेज़रमेंट की बात करेंगे, तो आप इसमें इसको मेज़र कर सकते हैं, राइट? जैसे कि आप यहाँ पर ईज़िली किसी भी देश को उसके सिविलाइज़ेशन या उसके आधुनिकीकरण के हिसाब से आप उसको अलग-अलग इकोनॉमिक लेवल पे अगर आप देखते हैं, तो आप उसको रेट करते हैं देश को, राइट? जैसे कि आज यूएसए और इंडिया की अगर तुलना की जाएगी, तो आप जानते ही हैं ज़्यादा जो ऊपर रखा जाएगा, जो ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, वो यूएसए को दिया जाएगा क्योंकि इसको हम माप पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया है कि एक संस्कृति और कल्चर, माफ़ कीजिएगा, एक संस्कृति और एक सभ्यता में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो संस्कृति होती है, वहाँ पर ये होता है कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, ये दिखाता है आपका एक संस्कृति। और जो सिविलाइज़ेशन है, वो बताता है हमारे पास क्या है, क्या है। तो क्या है और कैसे हैं, ठीक है? ये डिफ़रेंस होता है। संस्कृति क्या होती है, हम कैसे हैं, और एक सभ्यता क्या होती है, हमारे पास क्या है। ये बात आपने याद रखनी है। तो यानी कि हम क्या सीखे यहाँ से? हम यहाँ से ये सीखे कि अगर आपसे कोई पूछेगा पहले संस्कृति आई या पहले सभ्यता आई, तो ऑब्वियसली पहले कल्चर आया, और कहीं न कहीं इस कल्चर की वजह से लोगों ने विकास किया, शिक्षा ग्रहण करी, तो वो फिर सभ्यता की ओर चले, सिविलाइज़ेशन की तरफ चले।
तो इसीलिए याद रखिएगा, जैसे अगर मैं बात करूँ जानवर, तो जानवर जो है उसको आप कल्चर से जोड़ सकते हो। हम कहते हैं ना ये जानवर कितना कल्चर्ड है, राइट? जानवर में भी एक आप उसमें भी कल्चर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हम जंगली जानवर कहते हैं, राइट? परंतु जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन में हम जानवरों को नहीं डालते हैं, क्योंकि जानव माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो जानवर होता है, वो कभी भी सिविलाइजेशन को नहीं कर सकता, क्योंकि जानवर पढ़ता नहीं है, राइट? क्योंकि सिविलाइजेशन के लिए मैंने क्या बोला था आपको, तकनीक। सिविलाइजेशन किस पे निर्भर करती है? तकनीक पे, और तकनीक किस पे निर्भर करता है? ज़्यादातर विज्ञान पे, साइंस पे, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। तो जानवरों के लिए सिविलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, पर जानवर जो है आपके कल्चर में आ सकते हैं, और जो मानव प्रजाति है वो तो कल्चर में भी आएगी और सिविलाइजेशन में भी आएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई। आइए आप आगे देखते हैं, तो हमें क्या-क्या समझ में आता है, आइए देखते हैं। 1 सेकंड। चलिए, अब हम देखते हैं गिलुंड सिविलाइजेशन, या मैं इसको क्या कह सकता हूँ, अहर कल्चर। अब आप, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि कोई भी कल्चर होता है वो कहाँ रह सकता है, या कोई भी सभ्यता क्या है, वो किसी नदी के तट पर, यानी कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर, एनी रिवर ही सर्वाइव कर सकती है। तो यहाँ पर कौन सी नदी है आपकी? गिलुंड नदी, ठीक है? ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया। और ये नदी कौन सी है? अहर नदी। इसीलिए इसे अहर कल्चर भी कहा जाता है, ठीक है? ये आप देख पा रहे होंगे, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए, चाहे आप इसको सिविलाइजेशन बोलिए या कल्चर बोलिए, अब मुझे उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कल्चर के साथ किसका नाम जोड़ दिया गया है? अहर। और मैंने बताया था कल्चर इज़ ऑल अबाउट सैटिस्फैक्शन। तो जहाँ भी आपकी जो प्यास है, अगर वो पानी से बुझती है तो वो भी तो प्लेज़र है। तो इसीलिए ज़्यादातर हम इसको नदी के साथ कल्चर को जोड़ देते हैं, राइट? ऐसा भी नहीं है कि कभी-कभी आपको ऐसा दिखेगा, कोई क्षेत्र होते हैं जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस एक नदी है, उसके साथ सिविलाइजेशन को जोड़ दिया गया है। तो कल्चर जब एडवांस हो जाता है तकनीक की वजह से, तो वो सिविलाइजेशन हो जाता है, राइट? तो ये भी याद रखिएगा। तो आइए ज़रा पढ़ते हैं कि जब ये गिलुंड सिविलाइजेशन में जब इसको एक्सकैवेट किया गया, जब इसे खोदा गया, तो इसमें 2 हमें टीले मिले, ठीक है? 2 माउंट्स, मतलब 2 टीले मिले हमें। और लोकल में जो माउंट्स होते हैं, इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? मोडिया मांगरी, मोडिया मांगरी। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और ये जो टीले आपको मिले हैं, ये मिले हैं एक तो बनस नदी के तट पर, जो कहाँ पर है? गिलुंड टाउन पे। और ये गिलुंड कहाँ पर है? ये है आपका राजसामंद डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है? राजसामंद डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कहीं न कहीं बताता है, जो ये हमें 2 टीले मिले हैं, किस नदी के तट में मिले हैं? बनस नदी के तट पर मिले हैं। ये बात आपने याद रखने हैं। और आज के समय में हम इसको गिलोन टाउन कहते हैं। ये एक टाउन की एक 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 महत्व रखता है टाउन का, मतलब गाँव से थोड़ा विकसित है और शहरों से थोड़ा अविकसित है। तो ये कहीं न कहीं ये सभ्यता को दर्शाता है, और जिसे हम कहीं न कहीं अहर कल्चर के नाम से भी जानते हैं, राइट? और इसको हम बनस कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि नदी कौन-सी है? बनस नदी भी है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब इसकी जो खुदाई करी है, वो हुई है आपके 1957 से 58 के पास हुई है, राइट? और इसमें जो खुदाई करी गई थी, वो किसके गाइडेंस में की गई थी? वो थे श्री बीबी लाल, ठीक है? ये आपके क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में काम आएँगे, कि अगर आपसे पूछा जाएगा जो अहर कल्चर है, या जो गिरुड़ सभ्यता है, उसकी जो खोज करी थी, किसकी निगरानी में की गई थी? तो वो है बीबी लाल। ये बात आपने याद रखनी है। आगे चल के 1998 और 2003 में भी इसका खुदाई हुई है, तब हम देखेंगे कि प्रोफेसर वीएस शिंदे, जो डेक्कन कॉलेज के हैं पुणे में, और प्रोफेसर ग्रेगोरी पोशल, जो कहीं न कहीं पेनिसिलियन यूनिवर्सिटी, जो आप सभी जानते हैं यूएसए की काफ़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इसमें लोग आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी खोज इसमें करी। तो ये नाम भी आपने याद रखने हैं, प्रोफेसर वीएस शिंदे और ग्रेगोरी पोशेल का नाम, ठीक है? अब देखिए, जब खुदाई हुई तो इसमें कहीं न कहीं हमें कुछ कॉपर, जिसे आप कहीं न कहीं ताम्र कहते हैं, ठीक है? ताम्र जो होता है आपका, तो ये कहीं न कहीं इसमें काफ़ी हमें ये कहा जाता है कि जो गिलुंड है, गिलुंड सभ्यता जो है, यहाँ पर हमें लगभग एक एक्सेस अमाउंट में हमें यहाँ पर अ, कॉपर मिला है, ठीक है? यानी कि एक ताम्र मिला है, ठीक है? और हम सभी जानते हैं जो कॉपर है, वो असल में अपने में खुद एक मेटल है। ये एक एलॉय नहीं है, क्योंकि कॉपर से ही हम आगे देखेंगे कि जो एलॉय बनता है वो ब्रॉन्ज़ बनता है, ठीक है? ब्रॉन्ज़। और ब्रॉन्ज़ को हम क्या कहते हैं हिंदी में? कांस्य कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? कांस्य कहते हैं, राइट? तो ब्रॉन्ज़ जो है अपने में वो एक एलॉय है, ठीक है? तो कॉपर इसमें काफ़ी मिलता है, ठीक है? तो इसीलिए इसको कॉपर इज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है?
और इसका जो टाइम पीरियड माना गया है वो 1900 से 1700 बीसी के आसपास माना गया है, राइट? अब देखिए मेरे बालक-बालिका काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं अबाउट ये चालकोलिथिक और ये चालकोलिथिक एज यानी कि ये चालकोलिथिक युग क्या होता है और ब्रॉन्ज एज क्या होती है? आइए ज़रा एक बार उस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका जितना भी जो बेसिक है वो मैं आपको समझा पाऊँ, जिससे कि आप जो भी किताबें पढ़ें आपके लिए आसान हो जाए, राइट? तो हम बात करेंगे जैसे एक लिथिक एज होती है, लिथिक जैसे आपने पढ़ाई है, एक पैलियोलिथिक होती है, पैलियोलिथिक जिसे आप पूरा पाषाण कहते हैं। फिर एक होती है आपकी मेसोलिथिक मेसोलिथिक जिसे आप मध्य पाषाण कहते हैं। फिर एक होती है आपकी नियोलिथिक नियोलिथिक जिसे आप कहीं न कहीं क्या कहते हैं, नवपाषाण। तो देखिए ये जो है लिथिक लिथिक जो शब्द है ये एक आपका अ, रॉक्स को डिफाइन करता है। क्योंकि उस समय जो हमारे जो मानव था उस समय वो ज़्यादातर अपने रोज़मर्रा के कार्यों में चाहे वो शिकार करता था या कुछ भी करता था, खुदाई करता था, उसमें वो चट्टानों का इस्तेमाल करता था। तो उसी चट्टानों के हिसाब से उन्होंने उसमें आकृति दी, शेप दिया और हमारी जो तकनीक है कार्बन रेटिंग उसके द्वारा हमें पता चलता है, ठीक है? कि कौन कितना पुराना है। तो इसीलिए पैलियोलिथिक को भारत के हिसाब से माना जाता है 2 लाख से 10,000 ईसा पूर्व बीसी, ठीक है? बीसी और जो मेसोलिथिक है इसको माना जाता है 10,000 से लगभग 4,000 ईसा पूर्व बीसी और जो नियोलिथिक है उसको माना जाता है लगभग 4,000 से लगभग 1000 बीसी, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? ये देखिए ऊपर-नीचे भी हो जाता है इसमें क्योंकि आप जानते ही हैं, कार्बन रेटिंग जो होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है, पर एक मोटे तौर पे हम इसको मानते हैं। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे जब मैंने आपको न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण की बात कर रहा हूँ, तो इसी में आपको आपको जो दिखेगा वो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइज़ेशन इसमें आप ही को दिखेगा यहाँ पर, राइट? और कहीं न कहीं आपको जो इसकी हड़प्पन सभ्यता के बाद जो हमारी एक और सभ्यता आती है, वो आती है आर्यन्स, तो वो भी इसमें आपको दिखेगा कहीं न कहीं, राइट? तो ये न्यूलिथिक में ही हमारा आता है। राइट? और जो मैं आपको गिलुंड सभ्यता अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? गिलुंड सभ्यता भी इसी में आएगी, गिलुंड, राजस्थान की। अब ध्यान देखना माफ़ कीजिएगा, ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक तो हम समझ गए, राइट? और न्यूलिथिक पे ध्यान देंगे 4K से 1K यानी कि 4000 से 1000 बीसी। अब इसको मैं इरेज़ कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं बात करूँ नियोलिथिक की, किसकी बात कर रहा हूँ? नियोलिथिक की। अगर मैं नियोलिथिक की बात करूँ, नियोलिथिक में मैं बात कर रहा हूँ 4K से यानी कि 4000 से 1K 1000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर देखिए ऐसा है, यहाँ पर कहीं न कहीं हमारे मेटल भी मेटल भी डिस्कवर हुआ। धातु भी हमें कहीं न कहीं धातु की भी डिस्कवरी हो गई यहाँ पर, राइट? यहाँ पर हमारे धातु की भी डिस्कवरी हो गई। ये बात आपने ध्यान देनी है। धातु की भी क्या हो गई है? डिस्कवरी हो गई है। और ये धातु कौन-सा है? ये है आपका कॉपर। अभी मैंने बताया था कॉपर अपने में ही मेटल है, धातु है। तो कॉपर को क्या कहते हैं आप? कॉपर को हम कहते हैं तांबा। तांबा, ठीक है? हिंदी में तांबा। तो जो तांबा है, ये जब आता है, ठीक है? तो ये लगभग ये माना जाता है इस वाले ऐज को अगर भारत के हिसाब से आप देखेंगे तो रफ़ली ये माना जाता है लगभग 3000 से 700 बीसी। इस बीच कहीं न कहीं हमें तांबे के आसपास कुछ लोगों ने इसको खोजना शुरू कर दिया था। 3000 से 700 का ये टाइम पीरियड माना जाता है, तो इसमें आप समझ सकते हैं, इसको आप जोड़ सकते हैं नियोलिथिक से, नियोलिथिक। नियोलिथिक का टाइम पीरियड ऊपर आप देख सकते हैं 4000 से 1000। तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर कहीं न कहीं हमें एक धातु यानी कि जो तांबा है, जो कॉपर है वो भी दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं चट्टानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए इस ऐज को कहा जाता था चाल्कोलिथिक ऐज, चाल्कोलिथिक ऐज। लिथिक मतलब अभी भी चट्टानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और चाल्को मतलब ये जो कॉपर आया, राइट? फिर आगे चल के हमें दिखेगा ब्रॉन्ज ऐज, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मैंने जैसे कि आपको बताया था ये अलॉय है, अलॉय मतलब इसमें मिक्सिंग होती है। इस अलॉय में लगभग 99% कॉपर मिला है। अगर मैं गिलुंड सभ्यता की बात करूँ, आई रिपीट गिलुंड में जो भी ब्रॉन्ज मिला है हमें, ब्रॉन्ज का मतलब मैंने आपको बताया है कांस्य, जो कांस्य मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, जो कांस्य मिला है उसमें कहीं न कहीं जो गिलुंड का जो ब्रॉन्ज मिला है उसमें 99% कॉपर हमें दिखाई देता है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा गिलुंड सभ्यता है, वहाँ पर कॉपर की बिल्कुल भी कमी नहीं है, ठीक है?
तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, चाल्कोलिथिक एज आपकी 3000 से 7000 माफ़ कीजिएगा 700 बीसी के आस-पास मानी जाती है। इसी के बाद हमें ब्रॉन्ज़ दिखता है, ठीक है? तो ब्रॉन्ज़ जो है वो इसके बाद ही आएगा, तो ब्रॉन्ज़ को आप रख सकते हैं 2000 बीसी के आस-पास, आस-पास, ठीक है? याद रखिएगा वर्ड आस-पास। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर चाल्कोलिथिक एज जो है, इसको यहाँ पर जैसे मैंने आपको 3000 दिखाया था और यहाँ पर आपको दिखा रखा है कितना? यहाँ पर आपको दिखा रखा है 1900 तो मैंने कहा था ये 1000 2000 जो होता है, जब हम पुरानी बातें करते हैं तो ऊपर-नीचे हो सकता है, राइट? बस इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ये याद रखना है पहले कॉपर आया है, फिर ब्रॉन्ज़ आया है, ठीक है? पहले कॉपर आया है, यानी कि तांबा पहले आया है, फिर ब्रॉन्ज़ आया है। ब्रॉन्ज़ मतलब कांस्य। आगे देखते हैं कुछ देखिए ये जो गिलुंड है, गिलुंड सभ्यता जो है, यहाँ की जो दीवारें हैं, यहाँ पर हमें ये जो ब्रिक्स हैं, ठीक है? जो ईंटें आप कहते हैं, ये ब्रिक्स है, उससे बनी हुई हैं और ये ब्रिक्स कैसी हैं? कच्ची हैं, यानी कि इनको पकाया तो गया है पर सूर्य की गर्मी से पकाया गया है, ठीक है? सूर्य की गर्मी से, राइट? वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं, कहीं न कहीं हमें यहाँ पर स्टोर हाउस भी मिले हैं, ठीक है? कहीं न कहीं हमें जो भंडार गृह हैं, वो भी मिले। तो यहाँ से क्या 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 हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग इतने एडवांस हो चुके थे, क्योंकि तभी हम इसको सिविलाइज़ कर रहे हैं कि वो लोग अच्छी तरह फसल उगा पा रहे थे और इतनी फसल उगा पा रहे थे कि वो सरप्लस में भी फसल उगा रहे थे। सरप्लस मतलब उन्हें स्टोर करना पड़ रहा था, राइट? इस तरह से ये बात आपने याद रखनी है और कहीं न कहीं हमें इन दीवालों के बीच में चूल्हा भी दिखा है, ठीक है? स्टोव भी दिखा है, चूल्हा भी दिखा है। और जो यहाँ की दीवालें बनी हुई हैं, वो भी इन ब्रिक्स की बनी हैं, जो भी हमने चर्चा करी थी, जिनको सूर्य में पकाया गया है, सूर्य की गर्मी में। और यहाँ पर हमें कहीं न कहीं जो अगर मैं बर्तनों की बात करूँ, ये आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, तो 5 प्रकार के हमें बर्तन मिले हैं, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है, 5 टाइप्स मिले हैं और ये इनका जो 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 टाइप है, वो आप ध्यान रखना, प्लेन बर्तन मिले हैं हमें, काले मिले हैं, पॉलिश्ड मिले हैं, ब्राउन मिले हैं, रेड मिले हैं, ब्लैक मिले हैं। तो ये आपने अच्छी तरह याद रखना है, गिलुंड में हमें 5 टाइप के बर्तन मिले हैं, राइट? वेरी इंपोर्टेंट और पॉलिश से ये पता चलता है कि वो कहीं न कहीं बहुत उनकी देखिए तकनीक काफ़ी एडवांस हो चुकी थी कि वो बर्तनों को भी पॉलिश कर रहे थे, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए भी हमें दिख रहा है कि बच्चों के लिए भी काम किया जा रहा है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हमने टेराकोटा देखा है, टेराकोटा मतलब मिट्टी से बने हुए जो खिलौने होते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखिए क्ले टॉयज़ हमें दिख रहा है, एलिफेंट दिख रहा है, कैमल दिख रहा है, डॉग दिख रहा है, उसके फिगर बनाए जा रहे हैं, राइट? जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक टेराकोटा का एग्ज़ाम्पल है, राइट? और कहीं न कहीं आइवरी आइवरी आप जानते हैं हाथी के दाँत जो होते हैं और बैंगल्स उस वो भी हमें दिखता है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि लोगों को सजने और संवरने का भी शौक यहाँ पर हमें दिखता है, इसीलिए हम इसको सभ्यता कह रहे हैं, राइट? आगे देखते हैं कुछ हमें हड्डी के टुकड़े मिले हैं इस एज में इस सभ्यता पे गिलुंड सभ्यता पे और ये माना जा रहा है कि ये कहीं न कहीं छोटे जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनके थे, ठीक है? जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनके बोन्स थे, इससे ये भी पता चलता है कि जो यहाँ की सभ्यता के लोग थे, वो कहीं न कहीं नॉन वेजिटेरियन भी थे, ठीक है? ये आइडिया लगाया जा सकता है, राइट? और कहीं न कहीं हमें कुछ पॉट्स में जो व्हीट ग्रेन्स हैं, वो भी हमें मिले हैं, ठीक है? गेहूँ मिले हैं कुछ हमें बर्तनों में और वेपन्स मेड ऑफ कॉपर यानी कि मैंने अभी बताया था आपको कॉपर मतलब तांबा। तो जो बर्तन माफ़ कीजिएगा जो इनके औज़ार मिले हैं वो किसके बने हैं? तांबा के। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो गिलुंड सभ्यता है वो एक चाल्कोलिथिक ऐज की सभ्यता भी है, राइट? अब हम नेक्स्ट देखेंगे सिविलाइजेशन ऑफ गणेश्वर, ठीक है? तो गणेश्वर की भी सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। अब आइए इसकी में बात कर लेते हैं। जो गणेश्वर है ये एक इम्पोर्टेंट साइट है, ये भी कॉपर ऐज की है, ठीक है? कॉपर ऐज फिर से ताम्र युग की है ये, तांबे की है ये और ये कहीं न कहीं कंटली रिवर पे है, ठीक है? और कंटली रिवर के बारे में ये याद रखिएगा अगर एक डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू करके, ठीक है? झुंझुनू जो है, झुंझुनू को ये कांटली जो नदी है वो काटती है, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा कि जो झुंझुनू है उसको कांटली नदी काटती है, झुंझुनू को, ठीक है? झुंझुनू को। झुंझुनू, झुंझुनू को ये जो कांटली नदी है ये काटती है और इसका देखिए उद्गम कहाँ से होता है? ये खंडेला की पहाड़ियाँ हैं आपकी जो कि कहीं न कहीं सीकर जनपद पे पड़ती है। सीकर जनपद पे आई रिपीट खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है और कहीं न कहीं ये झुंझुनू के आस-पास ये विलुप्त हो जाती है। 100 किलोमीटर ये चलती है, इसकी जो पूरी जर्नी है वो राजस्थान में लगभग 100 किलोमीटर की है और ये एक नॉन पेरेनियल रिवर है, नॉन पेरेनियल रिवर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये सीज़नेबल रिवर है, यानी कि जब मानसून में इसको पानी मिलता है तब ये बहती है। 12 महीने ये नहीं बहती। जैसे गंगा नदी जो है वो एक पेरेनियल रिवर यानी कि 12 महीने बहती है। जब उसे मानसून से पानी नहीं मिलता है तो वो ग्लेशियर से पानी लेती है, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इस वाले में जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है, वहाँ पर अगर खुदाई की बात की जाए तो किसके
डायरेक्शन में हुई है, वो हुई है रतन चंद्र अग्रवाल की, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने पहले भी कहा है, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन होते हैं, तो आपने ये बना लेना है कौन-सी खोज, किस सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुई है, तो वो आपने तैयार कर लेना है। तो इसके लिए कहीं न कहीं इसकी जो अ, एक हमें कुछ आइडिया मिलता है, वो मिलता है ये लगभग 2800 साल पुराना है। तो यहाँ से देखिए मैंने पहले ही कह रखा है कि इसको आप न्यूलिथिक में भी डाल सकते हैं, न्यूलिथिक एज, और न्यूलिथिक में आपको पता ही है, चालकोलिथिक एज भी हम इसे कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें कॉपर के कहीं न कहीं औज़ार मिल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए कॉपर वेपन आ गया, ठीक है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉपर वेपन, ये आप देख पा रहे होंगे साइड में पिक्चर में भी कॉपर वेपन्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? और ये गणेश्वर जो है सभ्यता यहाँ से निकाले गए हैं और ये माना जाता है कि सबसे पुराने कॉपर एज सिविलाइजेशन ये है। गणेश्वर क्या है? सबसे पुरानी कॉपर एज सिविलाइजेशन है, ठीक है? कॉपर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सारा का सारा। और यहाँ पर देखिए जो कॉपर टूल्स एंड यूटेंसिल्स जो यहाँ मिले हैं मिले हैं, ये 99% कॉपर के बने हैं, 99% कॉपर के। तो यानी कि यहाँ जो भी ये औज़ार बनाए जा रहे हैं जिसमें 99% कॉपर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता है, यहाँ कॉपर प्रचुर मात्रा में है, काफ़ी है, राइट? अगर पॉटरी की बात करें, तो कहीं न कहीं ब्लैक एंड ब्लू कलर से इसको सजाया गया है, ठीक है? ये कलर आपने अच्छी तरह याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। तो पॉटरी कौन-सी किस कलर की मिली है हमें? ब्लैक एंड ब्लू। देखिए लोगों को उस समय कहीं न कहीं कलर का भी नॉलेज हो गया था, राइट? और यहाँ पर देखिए स्टोन डैम बनाए गए थे, ये आपको एक पिक्चर मैंने दिखाने का प्रयास किया है, किस तरह से स्टोन के द्वारा पानी को रोका गया है और इस तरह से डैम बनाया जा रहा है, तो हो सकता है फिशिंग-विशिंग करने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हो, राइट? और गाड़ेश्वर जो है, गणेश्वर इज़ कंसिडर्ड टू बी मदर ऑफ इंडियाज़ कॉपर सिविलाइजेशन। देखिए अभी मैंने बताया था, क्योंकि इनके जो भी औज़ार हैं, उसमें 99% क्या मिला हुआ है? कॉपर, तांबा। तो कहीं न कहीं इसीलिए याद रखें गणेश्वर को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियाज़ कॉपर सिविलाइजेशन, मदर ऑफ इंडियाज़ कॉपर सिविलाइजेशन, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं इसमें, ठीक है? और यहाँ पर कॉपर जो मैंने बताया था प्रचुर मात्रा में यहाँ उत्पन्न किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो इसी इसी के समकालीन जो सभ्यता हमें दिखती है, वो हड़प्पा सभ्यता दिखती है, मोहनजोदारो दिखता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो हड़प्पन सभ्यता है, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 2500 से 1500 बीसी के आसपास माना जाता है। ऊपर-नीचे हो जाता है 100-200 साल, पर लगभग इतना माना जाता है। तो इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि ये जो गिलुंड सभ्यता है या जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है, उसके समकालीन हमें हड़प्पा सभ्यता भी दिखती है, मोहनजोदारो भी दिखता है, राइट? तो इसीलिए ये इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट यानी कि व्यापार करते होंगे, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा, किस तरह से हमने कहीं न कहीं प्रयास किया कि एक सभ्यता और संस्कृति में क्या फ़र्क है, और मैं फिर बता दूँ कि संस्कृति आधार बनाती है सभ्यता का, और संस्कृति का मतलब होता है हम कैसे हैं, और सभ्यता का मतलब है हमारे पास क्या है, कैसे हैं, क्या है। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये पसंद आ रहा होगा, राइट? और अगर पसंद आ रहा है तो लोगों तक शेयर करिए, ठीक है? चलिए, जय हिंद गाइस।